हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी को लेकर। तो जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी टेट के बारे में और सीडीपी के ये 5वें प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करेंगे। और मुख्य बिंदु जो है वो अवस्थाओं से रिलेटेड है। विभिन्न अवस्थाएँ भी हैं, बाल विकास भी है, तो अनेकों प्रकार से हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन जो है क्वेश्चंस में से आपने कितना सही किया वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नोट डाउन करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आज हम टॉप 30 की नहीं, मात्र 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये हम वीडियो के पहले ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अवगत रहें और ये ना कहें कि टॉप 30 लिखा है लेकिन हम 25 ही जो है सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि जो है सीडीपी कहीं ना कहीं लेंथी हो जाती है और इसको समझते समय हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही 25 हम लोग क्वेश्चंस रखेंगे आज। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप इन वीडियोस से अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाएँ। क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग जितने भी हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं वो सभी लोग सिलेबस तो कंप्लीट करते ही हैं, लेकिन जो कन्फ्यूजन रह जाता है उसको दूर करने के लिए आप हमसे जुड़िए। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि बाल विकास से संबंधित प्रश्न हैं, तो बिल्कुल आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाल विकास इनका अध्ययन है। पूछ रहा है प्रश्न में कि बाल विकास किसका अध्ययन है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, कोई नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सही बात कर लें पहले क्वेश्चन की सही आंसर की, तो वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बाल विकास जो है, बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से लेके जीवन भर जो आपका विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, अगर आप इसके दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तब भी बता दें। दूसरा सेशन जब हम लोग इसका करेंगे सीट में, यानी कि छठा जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम सारी बातों को क्लियर कर देंगे, चाहे वो मनोविज्ञान से हो, शिक्षा मनोविज्ञान से हो या बाल विकास से हो। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। देखिए अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे और वही क्वेश्चन है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वही क्वेश्चन है। चलिए यहीं पे क्लियर हो जाता है। अध्ययन पद्धतियों में अंतर है, क्षेत्र में है, कार्य में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा सही, वो हो जाएगा दूसरे में। देखिए बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, ये जो है बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान सिर्फ अध्ययन करता है, लेकिन उसका उपचार कहाँ होगा, उसका उपचार होता है बाल विकास में। ठीक है, समझ रहे हैं क्या अंतर है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, क्या क्या परिणाम निकल रहा है, वो तो बाल मनोविज्ञान से पता चल जाता है। लेकिन कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, विकास सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको आलोचनात्मक तरीके से और उसके दोनों पक्षों को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को देखेंगे, वो जो है अध्ययन करता है बाल विकास। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्षेत्र कैसे अलग हुआ, ये व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है और वो होने वाले बाल विकास में जो किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस गति से विकास हो रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है और उससे क्या परिणाम निकल रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि है तीसरा क्वेश्चन कि बाल विकास इनका अध्ययन है। एक ही चीज़ है जो अभी अभी हम लोगों ने बात की, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करता है, उपयुक्त तीनों का। ठीक है, तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरे का सही आंसर आप देख के ही पता लग जाएगा आपको ऑप्शंस को। जैसे बालक के विभिन्न प्रकार जो विकास है उसके अलग अलग पहलू, जैसे मस्तिष्क का विकास इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल जो विकास होता है उसके बारे में, जैसे कि हाइट किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ठीक है,
लंबाई कितनी है उसके बारे में भी बात होती है, और माइंड का जो आईक्यू लेवल है उसके बारे में भी बात होती है। तो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होगा, सही है। बालक के व्यवहार, इसीलिए तो मनोविज्ञान जाना जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। बालकों का उचित बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए बाल विकास का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्यों जरूरी है। चौथे के सही आंसर को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, बालक की उचित पालन पोषण के लिए आपको बाल विकास विकास पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाल विकास नहीं था तब भी माएँ जो हैं अपने बच्चों को अच्छे से उनका देखभाल करती थी, पालन पोषण कर लेती थी किसी प्रकार से। ठीक है, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, संवेगों को नियंत्रित नहीं, जो आपके मैकडूगल साहब कहते हैं जो संवेग हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हैं, वो आपको वो अलग थ्योरी हो जाती है, अलग चीज़ें हो जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ व्यवहार नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ व्यवहारों को परिवर्तित किया जा सकता है अनुकूलन के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं है, नियंत्रण तो नहीं कर सकते। अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए तो बात रही, लेकिन सबसे बढ़िया जो है दूसरा ऑप्शन है, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर। तो वही है क्वेश्चन, बस घुमा फिरा के पूछा है, और ऑप्शन में ना आप फंसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन जब सीडीपी, अच्छा ऐसा होता होगा कि जब हम सीटेट या यूपीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम बैठते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो हमें ये कॉन्फिडेंस तो होता है कि सीडीपी में हम 30 में 30 ला लेंगे, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, क्या मुझे तो लगता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगभग आ जाते हैं 30 क्वेश्चन में से, कि जो बहुत ही उलझ जाती हैं चीज़ें अपने में, खासकर ऑप्शन में। क्वेश्चन तो हमें समझ में आता रहता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, और परहैप्स में हमारा 1 नंबर भी चला जाता है। तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है, क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, इन तीनों में। तो 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए अगर, तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है सब में, क्षेत्र भी इनका अलग है, उद्देश्य भी अलग है, और इनके देखने का तरीका भी अलग है, दृष्टिकोण। बाल मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है कि बच्चे का व्यवहार मेनली कैसा है। विकासात्मक मनोविज्ञान में कि बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो क्षेत्र, उद्देश्य और दृष्टिकोण तो तीनों क्या हुआ, अलग हुआ। 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपका 5वें का सही आंसर हो जाएगा चौथा, इन तीनों में। आगे चलते हैं, आई होप इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन में अब परेशानी नहीं होगी। आगे देखते हैं, वृद्धि का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है कि नहीं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, और इसमें कन्फ्यूजन भी रह जाता है, और यही कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो जाता है वो एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत घातक हो जाता है। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करें। आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, बाह्य, ये वाला बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो देखिए, वृद्धि क्या है और विकास और अभिवृद्धि में हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, ये बात रही। ठीक है, तो वृद्धि जो बात हो जाती है वो गर्भाधान से लेकर निश्चित समय तक चलने वाली जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, आकार में वृद्धि, ठीक है, जैसे आकार या शरीर में वृद्धि आपका, वो अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो भौतिक है, अर्थात मूर्त है, जो दिखाई देती है। विकास जो है वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता, हम महसूस होता है कि ये जो है डेवलपमेंट हुआ है इंसान के अंदर। तो वृद्धि क्या हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, यही हो जाएगा आपका वृद्धि का अर्थ। अभिवृद्धि या वृद्धि, यही बात हो रही है। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि जो आंतरिक और बाह्य अंग जो बढ़ते हैं उससे क्या होता है, उससे आपको भौतिक प्रक्रिया महसूस होती है कि आपको दिखाई देता है, मूर्त अवस्था में आप चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक, और शारीरिक। तो देखिए,
विकास में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि जो वृद्धि की बात होती है, जब वृद्धि बात है, जब भी अभी अभी हम लोगों ने जो छठा क्वेश्चन किया उसमें वृद्धि की बात थी, तो हो सकता है उसमें जो है शारीरिक प्रक्रिया जो हो रही है, विकास जो हो रहा है वो अच्छे से भी ना हो, अच्छे से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब विकास की बात होती है तो ये हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम आज, जैसे आज किसी बच्चे को हमने पढ़ाया तो उसने इसका जो है मतलब वो सही ही निकाला होगा। घर पे जाके हो सकता है बच्चा जब फिर से रिवाइज़ कर रहा है तो चीज़ें उसको कुछ भूल रही हैं, कुछ याद हो रही हैं। तो विकास जो हो सकता है वो रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। पहला ऑप्शन सातवें का सही होगा। आई होप आप लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं विकास के क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यह तीनों। तो विकास आप देख रहे हैं कि विकास जो होता है वो क्या होता है? दिखाई नहीं देता हमें, ठीक है। अमूर्त होता है लेकिन हमें महसूस होता है कि विकास हुआ है। जैसे किसी बच्चे को हम लोगों ने स्वर पढ़ाया और 2 दिन के बाद स्वर अच्छे से बच्चा सीख लिया तो हमको ये लगेगा कि हाँ बच्चे में विकास हुआ है, बच्चे का आईक्यू लेवल कुछ एक्टिव हुआ है कि नहीं? तो ये बात हो जाती है। तो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, क्योंकि मनोविज्ञान में किस प्रकार से व्यवहार को परिवर्तित करना है और बच्चों को किस श्रेणी में लाना है, उच्च श्रेणी में लाना है, निम्न श्रेणी या प्रखर श्रेणी में लाना है, वो बात भी रखी जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का क्षेत्र तीनों में है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरलॉक हरलॉक जी हैं जो ये बहुत ही बड़ा योगदान रखती हैं, खासकर बाल मनोविज्ञान, बाल विकास की जब बात आती है तब। तो उनके अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो देखिए जब आ गई हैं हरलॉक जी तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। तो हरलॉक जी, अब 9 के पहले सही आंसर की बात कर ले जाए तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन का, ठीक है। अब 2 सप्ताह को 14 दिन मान सकते हैं, 14 डेज मान सकते हैं। तो हरलॉक जी ने शैशवावस्था को मात्र 14 डेज का माना है। ये कहते हैं कि शैशवावस्था बच्चे का सिर्फ 14 दिन ही होता है, ये कहती हैं हरलॉक जी, कहती हैं, ठीक है। अब बचपना अवस्था की जब बात आती है, जैसे आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, बचपना अवस्था की जो बात आती है वो आ जाती है आपकी, वो कहती हैं कि ये 2 सप्ताह या 14 डेज से लेकर आपका 2 वर्ष तक रहता है, 2 ईयर, ठीक है। 14 डेज टू 2 ईयर रहता है। बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 11 से 17 और किशोरावस्था 17 से 21। पोस्ट करके वीडियो को चीज़ों को लिख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल वीडियोज़ आएंगी, पूरी अच्छे से थ्योरी हम इनकी पढ़ेंगे, बहुत जो है मनोवैज्ञानिकों की, तो वहाँ पे चीज़ें हम कंपेयर करके और आसानी से याद करेंगे। आगे चलते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं कौन कौन से? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुराने रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपरोक्त तीनों। तो 10 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 14 ऑप्शन सही हो जाएगा विकास के, क्योंकि विकास के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुके हैं। आकार और अनुपात में परिवर्तन होता है, ये भी मुख्य है। पुराने रूपरेखा में परिवर्तन होता है, बच्चा जो है अगर एक गलती करता है कि वो क्या करता है कि जो है 2 को वो उल्टा लिखता है कि नहीं? 2 को क्या करता है? उल्टा, दर्पण विधि के माध्यम से, जो कहते हैं दर्पण समस्या, दर्पण विधि से जो अगर वो लिखता है, उल्टा लिखता है चीज़ों को, तो क्या हो जाता है? पुराने रूपरेखा में परिवर्तन होता है। हम उसको बता दें, बेटा जो 2 है वो इस तरह नहीं, इस तरह बनेगा। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हुआ, नए गुणों की प्राप्ति होती है तो कन्फर्म होती है। तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशवावस्था है, क्या है? समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या की अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है। तो देखिए 11 के सही आंसर की बात अगर करेंगे तो शैशवावस्था क्या है? हरलॉक के अनुसार तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 14 डेज, 14 दिन के लिए होता है, लेकिन नॉर्मली शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। और इसी शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन, ठीक है। अब सिगमंड फ्रायड के अनुसार जाने तो इसको सेक्स ड्राइव के अंदर वो रखते हैं। सामाजिक भावना का अभाव होता है, आत्म प्रेम होता है उसमें बहुत अधिक होता है। बच्चा खुद से बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करता है खुद पर, वो खुद को केंद्र मान के चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो शैशवावस्था क्या है?
अब ये हो सकता है जब ऑप्शन आ जाता है आपके सामने चौथा अनुकरण की अवस्था, तो सबसे ज़्यादा हमें लगेगा कि हाँ, बच्चा शैशवावस्था में अनुकरण करता है। शैशवावस्था 14 डेज़ की, मान लीजिए 6 वर्ष के लगभग है, तो क्या होगा, बच्चा सही है कि छोटा होता है तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी कॉपी करता है, इमिटेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में। आप जो चीज़ करेंगे बच्चा वही काम करेगा। लेकिन बच्चे में सबसे ज़्यादा सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। बच्चे में समायोजन भी तो सबसे पहले समायोजन होता है। बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में पैदा होता है वहाँ वो जो है चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, अनुकूलन बनाना सीखता है। समायोजन की अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। अगर आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं तो कहीं से टॉपिक उठा के जो आपने नोट बनाई है उसको रिवाइज करिए, आप कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्लॉक के अनुसार बचपना अवस्था क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके। 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। बचपना अवस्था की बात हम लोग कर चुके हैं 2 सप्ताह से 2 वर्ष, यानी कि 12वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था की बात हो रही है। नॉर्मली बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को हर्लॉक के हिसाब से पूछा गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष मानते हैं, हर्लॉक जी मानती हैं पूर्व बाल्यावस्था को 3 वर्ष से 6 वर्ष। तो पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालीय अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। तो देखिए, नॉर्मली जो बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है। रॉस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल, फॉल्स मैच्योरिटी, ठीक है, ये बात हो जाती है। लेकिन 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वशालीय अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे चलते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होते हैं 12 से 20 वर्ष, 13 से 21 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो देखिए, 14 के सही आंसर की बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा 13 से 21 वर्ष। और देखिए, जो आप अगर हरलॉक जी के बारे में बात करें तो इन्होंने उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था को 11 से 17 माना है और किशोरावस्था को 17 से 21 माना है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात हो जाती है वो आ जाती है किशोरावस्था में हरलॉक के हिसाब से, क्वेश्चन में जो कहा गया है वहाँ। 15वें क्वेश्चन की बात करी जाए, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10, 15, 20, 24। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 15 दांत दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वर्ष में लगभग 15 दांत बच्चों के अंत तक निकल आते हैं, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक? पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन में होगा नहीं कुछ जो है। ये देखिए, ये अभिवृद्धि है, जो बाल्यावस्था का गुण दिखाई दे रहा है ये अभिवृद्धि है, ये विकास नहीं। विकास वो होगा जो सामाजिक भी हो, आंतरिक हो, आंतरिक भी हो, शारीरिक भी हो, ठीक है। विकास ये इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 से 5 वर्ष, ठीक है, 2 से 5 वर्ष। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब रटा हुआ है। फिलहाल देख लेते हैं। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शैशवावस्था में रक्तचाप जो होता है बहुत कम होता है, मतलब कि कम होता है, बहुत कम नहीं, कम होता है वयस्कों की अपेक्षा। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण और निद्रा। तो 18 के सही आंसर की बात करें तो अगर बच्चे का पोषण ही अच्छे से नहीं होगा तो व्यायाम, स्वच्छता कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चे का पोषण जो है उसको न्यूट्रिशन सही टाइम पे देना है छोटे बच्चे को, शैशवावस्था से ही, ताकि वो आगे चल के एक अच्छा जो है पोषित शरीर हो सके बच्चे का, ठीक है। आगे चलते हैं। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है किसका? किस ग्रंथि का पड़ता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। 19 के सही आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन सही है। आई होप आपने सही भी कहा होगा, क्योंकि अगर नहीं भी आ रहा होगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, जूलॉजी में, इंटर में पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि पहचाना हुआ लग रहा है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा तो आंसर आपने सही दिया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जूलॉजी में भी हम पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी में भी। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशियों उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपरोक्त सभी।
क्रियात्मक विकास की बात हो रही है। 20 के सही आंसर की बात करिए अगर क्रियात्मक विकास का अर्थ पूछा जा रहा है, मतलब काम करने की जो शक्ति है उसके विकास के बारे में। तो मांसपेशीय नियंत्रण होता है सभी में, मांसपेशीय उचित संयोजन होता है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, जैसे अगर उसको हम कहते हैं मुट्ठी बंद करने के लिए, तो बच्चा मुट्ठी बंद करता है। कोई चीज़ खिलौना हम पहले उसको पकड़ाते हैं कि बच्चा पकड़िए, ठीक है, कोशिश कराते हैं तो बच्चा कोशिश करता है, पहले उसको क्या करता है, मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, उचित संयोजन बनाता है, फिर उसको एकत्रित करता है, तब जाके वो खिलौनों को पकड़ पाता है। तो उपरोक्त सभी 20 का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेते हैं। यह बालकों से अधिक निपुण होती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जेंडर बायस की बात ना हो, इसको ध्यान में रखकर हमें हमेशा ऑप्शंस को पढ़ना है जब बालिकाओं और बालकों में तुलना हो। तब सीखने की क्षमता अधिक होती है, वे अनुकरण से सीख जाते हैं। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उनकी कलाई लचीली होती है और उनमें मांसपेशी संयोजन आसानी से हो जाता है। आगे चलते हैं। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है कब? अभिवृद्धि में ये सब पढ़ाया जाता है, पढ़ना है आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2-3 पूछे जा सकते हैं, पूरा नहीं, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन भी इस सेशन से आपके फंस जाते हैं एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है। 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की, दांत वाला जो है वो तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये जो आपके हरलॉग जी हैं वो तो हमेशा आते हैं। 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है कि किस उम्र में बच्चा जो है माँ को पहचानने लगता है, आवाज़ को पहचानने लगता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालकों में लिखने की क्रिया का विकास हो जाता है। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ जाता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 8 माह में। 9 माह तक कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं। सूक्ष्म क्रिया बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। सूक्ष्म और स्थूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, यह सभी। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जैसे सूक्ष्म, जिसमें मांसपेशियां बहुत ज़्यादा वर्क न करें। पकड़ना है तो एक आपकी उंगलियों की मांसपेशियां ही काम करेंगी, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। लिखना है तब भी आपकी मांसपेशियां सिर्फ हाथों का ही काम हो रहा है, ठीक है। चित्र बनाएंगे तब भी हाथों का। तो यह क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ फेंकना हो, ठीक है, दौड़ना हो, चढ़ना हो, तो पूरी मांसपेशियां, पूरा बॉडी आपका उस टाइम काम करता है, तो स्थूल क्रियात्मक हो जाता है कौशल, स्थूल कौशल हो जाता है। 25वां और सबसे लास्ट 23 मिनट में हम 24 मिनट में चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, दोनों ने, तीनों में से किसी ने नहीं। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो रूसो ने जो है संवेगों को नियंत्रित करने की वृद्धि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और बाल विकास के बारे में रूसो जी का सबसे फेमस कथन क्या रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये थे 25 क्वेश्चन। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। अगली बार हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और पूरे डिटेल में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।